गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी के साथ अपने चैनल पे जुड़ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चलिए, आज हम लोग अपना पॉलिटी के लेक्चर कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद पे। कहाँ? आज का हमारा जो टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक है, तो देखो इसमें हमारा जो टॉपिक होगा, पिछले लेक्चर में हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा प्रधानमंत्री के बारे में, उनके कार्यों के बारे में मैंने पढ़ा पिछले लेक्चर में आपको, और आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि क्या है जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उनको कैसे नियुक्ति होती है, जो कैबिनेट मंत्री ये कौन से होते हैं, राज्य मंत्री ये कौन होते हैं, स्वतंत्र प्रभार कौन होते हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है, किस तरह से विस्तार करते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में चलते रहते हैं। आज उन्हीं सब चीजों को हम डाउट्स क्लियर करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, क्लास में सबसे पहले हमें जानना है मंत्रिपरिषद, यानी व्हाट इज दिस मंत्रिपरिषद, ये क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, जो ये वर्ड है इसका मतलब क्या है। एक वर्ड आपने सुना मंत्रिपरिषद, और यहीं पे हम एक और वर्ड लिख देते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, ये दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है पहले हम ये जानते हैं। What is difference between Council of Ministers and Council of Cabinet? ठीक है, इन दोनों में हम क्या जानते हैं, पहले जानते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखो बेटा, आपकी जानकारी के लिए सबसे बात बता दें, अगर जब भी मंत्रिपरिषद की बात की जाए, जब भी मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो उसमें समझ लो 60 से 70 लोग रहेंगे। कितने लोग? 60 से 70 लोग जहां पे सदस्य हैं वो क्या कहलाएगी, किसी भी चीज की मंत्रिपरिषद कराएगी। बट जो मंत्रिमंडल है यहाँ पे मुश्किल से 15 से 20 लोग होंगे। मंत्रिमंडल जो है यहाँ पे कितने लोग हैं? 15 से 20 लोग, मात्र 15 से 20 लोगों को ही क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। 15 से 20 लोगों का समूह को ही क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। जो मंत्रिमंडल होता है इन्हीं लोगों से, जो मंत्रिपरिषद होता है, जो मंत्रिपरिषद होता है, उसी से निकल के कुछ लोगों को 15 से 20 लोगों को किसमें शामिल कर दिया जाता है? मंत्रिमंडल में। तो पहला डाउट क्लियर हुआ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो आपका नंबर ऑफ मंत्रिपरिषद है, ये नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होंगी। जो आपका जो मंत्रिमंडल है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कैसे होंगे? कम होंगे। ठीक है, चलिए ये डाउट क्लियर हुआ, यानी मंत्रिपरिषद में ज्यादा सदस्य रहेंगे और मंत्रिमंडल में कम सदस्य रहेंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात डाउट क्लियर हुई। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया। चलिए, उसके बाद अगला आर्टिकल है, अब हम बात करते हैं जो मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद देखा जाए मुख्यतः जो प्रधानमंत्री से संबंधित है, 74 से लेकर 78 के बारे में बात करनी है। ठीक है, लेकिन अगर 1-2 आर्टिकल और आगे किया जाए तो समझना, उनको कोशिश करना। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर जो 74 कहता है, व्हाट इज दिस आर्टिकल 74। तो आर्टिकल नंबर जो 74 है ये क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आर्टिकल 74 यही कहता है जो भारत का राष्ट्रपति होगा, जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसका प्रमुख कौन होगा? देश का प्रधानमंत्री होगा, यानी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। जब एक प्रधानमंत्री प्रमुख होगा, यानी कि एक बात बताओ, जैसे मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिपरिषद है, मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, जब इनका प्रमुख कौन है? इनका प्रमुख पीएम है। मान लो कोई बात कह दी, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एग्जांपल के तौर पे मंत्रिपरिषद ने कहा कि अब जो लड़कियों की शादी की उम्र है कितनी वर्ष कर दी गई? 21 वर्ष कर देनी चाहिए। ठीक है, ये कहां पे विचार आया? ये मंत्रिपरिषद में आया। ये बात मंत्रिपरिषद ने अपने किसको बताई? प्रधानमंत्री को, क्योंकि इनका प्रमुख कौन है? घर का प्रमुख कौन होते? पापा होते हैं। ये विचार किस में आया? हमारे तुम्हारे में विचार आया। ठीक है, और ये बात कहां पहुंच गई? पापा के पास। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा फिर भी समझो। चलो, ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, ऐसे समझो, एग्जांपल के तौर पे फिर से समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, यानी मंत्रिपरिषद है।
ठीक। और इनका प्रमुख कौन होता है? पीएम होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी इनका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। और इन सबका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्योंकि हमने बताया ये राष्ट्रपति होता है, क्योंकि हमने क्या बताया, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा? जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यानी कि अगर हम सीक्वेंस में सेट करें तो सबसे बड़े राष्ट्रपति होंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के बाद कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद क्या होंगे? जो मंत्रिपरिषद होगा वो होगा। ठीक है, कौन होगा? जो मंत्रिपरिषद होगा वो होगा। इतनी बात समझ में आई। अब एक बात बताओ, मंत्रिपरिषद ने एक प्रस्ताव लाया, जैसे कि मान लो मंत्रिपरिषद क्या लाया? एक प्रस्ताव लाया कि अब जो लड़कियों की लीगल एज होगी शादी की, कितनी होगी? 21 वर्ष। ये विचार किसके अंदर है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद ने एक प्रस्ताव लाया कि अब लड़कियों की जो लीगल एज होगी उसको शादी की कितनी कर देगी? 21 वर्ष। ठीक है, तो ये बात अपनी किसको रखेंगे? अपने प्रमुख को देंगे, यानी प्रधानमंत्री को देंगे। प्रधानमंत्री को देंगे। और प्रधानमंत्री किसको देंगे? प्रधानमंत्री साहब ये बात किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। जैसे कि हम अपने घर में देखें तो मंत्रिपरिषद का मतलब कई सारे लोग, यानी भाई बहन, इनको हमने मान लिया ये हमारे भाई बहन हैं। और एक बात बताओ, जब भाई बहन हैं तो भाई बहन अपनी बात किसको पहुंचाएंगे? भाई बहन जो अपनी बात है मुख्यतः कहीं ना कहीं पहली बात किसको पहुंचाते हैं? पहली बात किसको पहुंचाते हैं? पहली बात पहुंचाते हैं वो किसको पहुंचाते हैं? पहली बात को किसको पहुंचाते हैं? मम्मी के पास। एक बात बताओ, जो भी बच्चा होता है, जो भी काम करवाने होते हैं, जैसे तुमको लगता है कि नहीं अब मुझे क्रेटा गाड़ी लाना है, ये जो अल्टो चल रही है इसको हटा क्रेटा लाना है, तो यही तो कहोगे मम्मी पापा से कहो कि अब क्रेटा गाड़ी ले आए। तो ये बात तुम जो मंत्रिपरिषद है अपनी किससे कही? प्रधानमंत्री से कही। यानी बच्चों ने अपनी बात मम्मी से कही, मम्मी ने किससे कही? पापा से कही। यानी जो प्रधानमंत्री परिषद है उसने अपनी बात किससे कही? प्रधानमंत्री से कही। और प्रधानमंत्री ने वही बात किससे कही? राष्ट्रपति से, कि हमारी अब देश की जो कैबिनेट है वो चाहती है कि जो लड़कियों की लीगल एज है शादी की, इसको कितनी कर दिया? 21 वर्ष कर दिया। तो राष्ट्रपति साहब ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, लेकिन क्या इससे अन्य समुदाय के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन 4 धर्मों में से, ये बौद्ध, जैन, कई और सारे धर्म हैं, क्या सारे धर्मों के लोग इस बात को मानेंगे कि नहीं बच्चों जो लड़कियों की लीगल एज है 21 वर्ष कर दिया? क्योंकि देखो, अगर ये हिंदू में तो चल गया, लेकिन क्या मुस्लिम वर्ग जो उनके खुद के मैरिज एक्ट है उनमें चल पाएगा? सिख में चल पाएगा जो उनके खुद के मैरिज एक्ट हैं? तो इस आधार पे क्या होगा? देश में आक्रामकता की विद्युत कहीं ना कहीं पैदा होगी, स्थिति आएगी। ठीक है, मतलब कि असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। तो इस पर आप पुनर्विचार करिए। और जब ये पूरी बात ये किसको भेज दें कि नहीं, पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेज दें कि आप इस पर पुनर्विचार करिए। किसके द्वारा भेजेंगे? प्रधानमंत्री के द्वारा। और ये प्रधानमंत्री बात किसको? मंत्रिपरिषद को भेज देंगे, भाई ऐसी ऐसी समस्या राष्ट्रपति साहब ने बताई, राष्ट्रपति महोदय ने, तो इसके बारे में विचार करिए। तो मंत्रिपरिषद ने फिर से डिस्कस किया कि नहीं, अगर हमें समान नागरिक संहिता यानी सिविल कोड फॉर्म करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ही लाना है, तो हमें उसके लिए जरूरी करना पड़ेगा। तो इन्होंने इस उद्देश्य से फिर से कहा कि नहीं, अगर हमें देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो हमें इसको लागू करना ही पड़ेगा। तो जब दोबारा कंडीशन आई, पहले पर राष्ट्रपति इसको मना कर सकता है, लेकिन जब दोबारा वही बात मंत्रिपरिषद से पुनः राष्ट्रपति के पास पहुंच जाए तो दोबारा में राष्ट्रपति इस बात को मना नहीं कर सकता है, यानी उसको मानना ही मानना होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? मानना ही मानना होगा। और यही आर्टिकल 74 कहता है। आर्टिकल 74 यही कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, परंतु राष्ट्रपति की सहायता के दौरान मंत्रिपरिषद जिस बात को राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करेगा, पहली शर्त में वो उसको मना कर सकता है, परंतु दूसरी बार में उसको मना नहीं कर सकता। उसको मानने के लिए राष्ट्रपति वैध होंगे, यानी वैध होंगे, बाध्य होंगे। समझ में आया? यानी दूसरी कंडीशन में राष्ट्रपति उसको वैध होंगे। ठीक है, ये तो आर्टिकल आपका क्या हो गया? ये आर्टिकल आपका हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया 74। ठीक है, उसके बाद एक और आर्टिकल आता है, अगला आर्टिकल जो आपका आता है, आर्टिकल आता है 75। आर्टिकल 75 क्या कहता है उसके बारे में भी जानते हैं। यानी जो अनुच्छेद 75 है, ये क्या कहता है? इस पे बताया गया मंत्रियों के अन्य उपबंध, यानी मंत्रियों के अन्य उपबंध का मतलब क्या है? देखो, जो मंत्री होगा, मंत्रियों की अनुपत्ति, अन्य उपबंध का मतलब क्या है? मंत्रियों का अन्य उपबंध का मतलब क्या है? कि देखो,
जो देश का प्रधानमंत्री होगा, देश का प्रधानमंत्री होगा, उसको कौन नियुक्त करेगा? देश के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। परंतु देश के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन जो मंत्रिपरिषद होगा उसको कौन नियुक्त करेगा? उसको भी राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। परंतु किसकी सलाह पे करेगा? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे करेगा। यानी जो किसकी सलाह पे करेगा? तो पीएम की सलाह पे करेगा। पीएम की सलाह पर करेगा। पीएम की सलाह पे करेगा। किसकी सलाह पे करेगा? पीएम की सलाह पे करेगा। किसकी सलाह पे करेगा? पीएम की सलाह पे करेगा। ठीक है, पीएम की सलाह पर करेगा। इतनी बात समझ में आई? यानी जो मंत्रिपरिषद का गठन है कौन करेगा? करेगा तो राष्ट्रपति ही नियुक्त, लेकिन किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर। और प्रधानमंत्री को कौन स्वयं नियुक्त करता है? राष्ट्रपति साहब करते हैं। यानी अनुच्छेद 75 के दौरान बताया गया जो प्रधानमंत्री होंगे उनको नियुक्त कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेंगे, तथा उन प्रधानमंत्री की सहायता से देश में जो मंत्रिपरिषद है उसका गठन किया जाएगा। पहली बात ये बात समझाएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे? पहली बात ये बात समझाएंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या बताएंगे इसी के अंदर कि जो मंत्रिपरिषद होगा उसमें कुल सदस्यों का कम से कम 15% होगा। कितना होगा? मंत्रिपरिषद जो है, मान लो मंत्रिपरिषद जो है हमारे यहाँ पे मंत्रिपरिषद है, ठीक है, मंत्रिपरिषद जो है उसका लोकसभा के कम से कम 15%, यानी लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसका 15% अधिकतम होगा। जो अधिकतम होगा 15% होगा। इससे जानिए, यानी कि लोकसभा में मान लो 545 लोग हैं, उसमें से सबसे ज्यादा अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं? 15% लोग। यानी जो 545 का 15% निकलेगा, 60-70 लोग जो निकल रहे हैं, इन्हीं के बीच में कैबिनेट मंत्री की या मंत्रियों के रूप में रख सकते हैं, मंत्रिपरिषद के रूप में रह सकते हैं। मंत्रिपरिषद का मतलब यही है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों के 15% व्यक्ति ही लोकसभा मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। सीधी भाषा में कहें, इसका मतलब यही है कि मंत्रिपरिषद में कुल कितने लोग शामिल हो सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ अधिकतम से अधिकतम 15% लोग ही शामिल हो सकते हैं। अधिकतम से अधिकतम 15% लोग शामिल हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में। परंतु किससे कम नहीं हो सकते? तो 12 लोगों से कम नहीं शामिल हो सकते। अगर 12 लोगों से कम कोई व्यक्ति है तो मंत्रिपरिषद कैंसिल हो जाएगी। 12 लोगों से कम नहीं हो सकते हैं। और ज्यादा कितने नहीं हो सकते? तो 15% से ज्यादा, 12 लोगों से कम। ये बात समझ में। दूसरी बात, ठीक है, एक और आर्टिकल है आपका 88 क्या कहता है? सदन की दोनों बैठकों को संयुक्त बैठक हो सकती। क्या? सदन के बैठक होगी, संयुक्त बैठक होगी, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। दोनों सदनों के सदस्य भाग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। दोनों सदनों के सदस्य भाग ले सकते हैं, परंतु वह बैठक में वोट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? वोट नहीं कर सकते। एक बात बताओ हमको, जब दोनों सदनों की बैठक, मान लो राज्यसभा का सदस्य लोकसभा में बैठक में भाग ले सकता है, लोकसभा की बैठक में संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसके दौरान वो मतभेद वोट कर पाएगा? कैसे करेगा? अगर लोकसभा के लिए वोटिंग हो रही तो राज्यसभा का सदस्य वोट कैसे करेगा? तो इसका मतलब क्या है कि जो 88 के दौरान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है, उस दौरान दोनों सदनों के सदस्य के जो होंगे वो बैठक में भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, परंतु वोट नहीं कर सकते। क्या क्या शर्तें बताइए? बैठक में भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, परंतु वोट नहीं कर सकते। किसके अनुसार? अनुच्छेद 88 के तहत जब क्या होगी? संयुक्त बैठक का गठन किया जाएगा। ठीक है, संयुक्त बैठक का गठन किया जाएगा। ठीक है, इस दौरान। ठीक है,
उसके बाद अब हमारे दिमाग में आता है कि हमारे यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है उसका आकार क्या है। मंत्रिपरिषद का आकार क्या है? क्या है मंत्रिपरिषद का आकार? अच्छा, उसके पहले एक और आर्टिकल समझ लो। आर्टिकल 78 आर्टिकल 78 क्या कहता है ये भी समझ लो। आर्टिकल 78 यही कहता है कि जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो राष्ट्रपति को कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जैसे प्रशासनिक हो गई। कैसी रिपोर्ट होगी? प्रशासनिक रिपोर्ट हो गई कि देश में प्रशासनिक स्तर क्या है, विधायी स्तर क्या है, इन सब के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो कौन करेगा इन सब के बारे में? यानी जो देश का प्रधानमंत्री होगा वो प्रशासनिक रिपोर्ट, विधायी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? वो प्रशासनिक रिपोर्ट और विधायी रिपोर्ट भारत के प्रेसिडेंट यानी प्रेस साहब को प्रस्तुत करेगा। किसको करेगा? यानी प्रेस साहब को प्रस्तुत करेगा। इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 78 के तहत यानी अनुच्छेद 78 के तहत देश का प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति को कैसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा? प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, विधायी मतलब लीगल या ठीक है जैसे लॉ की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ये क्या हुआ? ये हुआ आर्टिकल 78। और इसी के तहत अगला एक हम और जानते हैं। अब हमारी जो अंतिम बात क्या आती है? मंत्रिपरिषद का आकार। ये जो मंत्रिपरिषद है इसका आकार कैसा होता है? इसका जो आकार होता है वो भी जानते हैं। यानी जब अब हेडिंग डालो मंत्रिपरिषद का आकार, कैसा? मंत्रिपरिषद का आकार ये क्या होता है? तो देखो यहाँ पे समझते हैं मंत्रिपरिषद का आकार। एक ऐसे लाइन बना दिया हमने, एक ये देखो हमने बना दिया, और अब इसी के माध्यम से समझते हैं। एक होता है कैबिनेट स्तर का मंत्री। कैसा होता है? कैबिनेट स्तर का मंत्री, कैबिनेट स्तर का मंत्री। एक होता है आपका राज्य स्तर का मंत्री, राज्य स्तर का मंत्री, और एक होता है आपका उपमंत्री। ये कैसे होती है? 3 प्रमुख उपमंत्री होते हैं। जो राज्य स्तर का मंत्री होता है इसके 2 भाग होते हैं। एक कैसा होता है? स्वतंत्र प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ये कैसा होता है भाई? स्वतंत्र प्रभार मंत्री। और ये कैसा होता है? अधीनस्थ प्रभार मंत्री। ये कैसा होता है भाई? अधीनस्थ प्रभार मंत्री। ये क्या है? देखो हमारे यहाँ पे कहते हैं ना कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। ये सारे तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन बना रहता है। दिक्कत क्या आती है? जो गांव स्तर में होते हैं, जो कोई भी मंत्री बन जाते हैं उनको तुरंत भैया अपनी गाड़ी लिखवा लेते हैं बड़ा बड़ा, उप मुख्यमंत्री, ठीक है, उपमंत्री, इस सभा के। तो देखो जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वो राजनीतिक रूप से प्रमुख होते हैं। कैसे होते हैं? राजनीतिक रूप से प्रमुख होते हैं। कैबिनेट स्तर में मुख्यतः 6 से 7 चीजें आती हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय हो गया आपका, गृह मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया। ये सब कैसे हैं? ये सब जो है आप एग्जांपल ये कैसे हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री। और जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के कैसे होते हैं? वो अपने विभाग के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। राजनीतिक मतलब उनसे बड़ा कोई पद ही नहीं होगा। जैसे रक्षा मंत्रालय प्रेजेंट टाइम में राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह कैसे? कैबिनेट स्तर के मंत्री है ना, कैबिनेट स्तर के मंत्री है, लिखने की जरूरत ही नहीं राजनाथ सिंह को। कैबिनेट स्तर के मंत्री यानी रक्षा से संबंधित जितने भी कार्य होंगे देश में, बिना राजनाथ सिंह के सिग्नेचर के कुछ नहीं होने वाला। बिना राजनाथ सिंह के सिग्नेचर कुछ नहीं होगा, चाहे वो राज्य मंत्री रक्षा प्रभार भले क्यों ना हो। कहते हैं ना कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रक्षा विभाग, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रक्षा विभाग, तो भले वो चाहे ये क्यों व्यक्ति ना हो, ठीक है, परंतु ये जो व्यक्ति होगा फिर भी इनको यहाँ का जो व्यक्ति होगा उनको इनके बिना सिग्नेचर कार्य नहीं होगा। यानी कि जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं उनको सर्वोच्च पद दिया जाता है। वो अपने क्षेत्र के सर्वोच्च होते हैं, वो अपने पद के क्षेत्र के सर्वोच्च होते हैं। अब उसके बाद करते हैं जो राज्य मंत्री होता है, ये क्या होता है? तो राज्य मंत्री क्या होता है? संघ का प्रमुख होता है, संघ का प्रमुख होता है। एग्जाम्पल के तौर में समझो कि राजनाथ सिंह है तो ये देश से भी संबंध रखते हैं, विदेश से भी। अगर विदेश से कोई समझौता करना, कुछ भी खरीदना है तो कौन करेगा? राजनाथ सिंह करेंगे। किससे संबंधित? रक्षा से संबंधित। लेकिन जो राज्य मंत्री होगा सिर्फ संघ से संबंधित, यानी देश से ही संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे बताओ इसकी पावर कम हुई कि नहीं कम हुई कैबिनेट स्तर पे? जब इसकी पावर कम हुई, यानी कि बड़ा कौन हुआ? कैबिनेट। अब जो राज्य मंत्री होता है ये क्या होता है? संघ का प्रमुख होता है, सिर्फ और सिर्फ संघ का प्रमुख होता है अपने क्षेत्र में। तो अब उसमें भी 2 हो गए, एक स्वतंत्र प्रभार होता है, एक अधीनस्थ प्रभार होता है। एक स्वतंत्र प्रभार होता है, एक अधीनस्थ प्रभार होता है। तो मान लो अगर रक्षा मंत्रालय में कोई व्यक्ति है जो स्वतंत्र प्रभार है तो उसको क्या कहेगा? वो किसके निर्देशन में कार्य करेगा? वो पीएम के निर्देशन में कार्य करता है।
किसके निर्देशन में? पीएम के निर्देशन में कार्य करता है। यानी कि जो व्यक्ति राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार में, तो वो किसके निर्देशन में कार्य करेगा? पीएम के निर्देशन में, जब वो स्वतंत्र प्रभार में। परंतु अगर कोई व्यक्ति जो रक्षा राज्य मंत्री ही है परंतु अधीनस्थ प्रभार में है, वो किसके निर्देशन में कार्य करेगा? तो वो कैबिनेट स्तर, कैबिनेट के निर्देशन में कार्य करेगा। कैबिनेट के निर्देशन में, कैबिनेट के निर्देशन में, किसके निर्देशन में? कैबिनेट के निर्देशन में। अब ये बताओ स्वतंत्र प्रभार बड़ा है या अधीनस्थ प्रभार बड़ा है? तो भैया डेफिनेट है जो पीएम के अंडर में काम करेगा वही बड़ा होगा। तो इस तरह से देखा जाए राज्य मंत्रियों में तो जो दो हैं, दो में से स्वतंत्र प्रभार बड़ा है और अधीनस्थ प्रभार कमजोर है, क्योंकि जो अधीनस्थ प्रभार है वो कैबिनेट के निर्देशन में कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री जो राजनाथ साहब कहेंगे वही ये कार्य करेंगे। स्वतंत्र प्रभार जो पीएम कहेगा वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक मुख्यमंत्री, सॉरी उपमंत्री। जो उपमंत्री होते हैं इनको कुछ नहीं किया जाता है, ये ट्यूशन वाले समझ लो हैं, इनको सिर्फ सिखाया जाता है, ये साथ रहते हैं और सीखते हैं। ये पद कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे नाम के लिए उपमंत्री बना देते हैं और इनका कार्य यही कि जो जो एक्टिविटी हो रही है उनको सीखो, भविष्य में कभी तुमको भी कोई पद मिल जाएगा, इसलिए होता है। तो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद का आकार है, मंत्रिपरिषद का आकार मुख्यतः कैसा है? एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा, एक राज्य मंत्री होगा, एक उप मंत्री होगा। जो राज्य मंत्री होगा, जो कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा, वो देश का सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख होगा। जो राज्य मंत्री होगा वो संघ का प्रमुख होगा, संघ का प्रमुख होगा, लेकिन राजनीतिक नहीं होगा, यानी कि कैबिनेट से कमजोर होगा। अगर हम एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो हम ऐसे समझा सकते हैं आपको कि देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि सबसे बड़ा, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये क्या है हमारा? ये हो गया हमारा उपमंत्री, ये क्या हो गया? उपमंत्री। उसके बाद हमने क्या कर दिया? उसके बाद हमने क्या दिया? अधीनस्थ मंत्री, अधीनस्थ मंत्री, राज्य अधीनस्थ मंत्री, ठीक है, राज्य अधीनस्थ मंत्री, ठीक है। उसके बाद हमने एक कर दिया, ये देखो, उसके बाद हमने कर दिया स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार राज्य अधीनस्थ मंत्री। उसके बाद हमने एक और कर दिया, उसके बाद हमने एक और कर दिया, एक और हमने, उसके बाद एक हमने और कर दिया, क्या कर दिया? उसके बाद हमने कर दिया कैबिनेट मंत्री। ये जो कैबिनेट हो गई, कैबिनेट हो गई। और उसके भी बाद एक बड़ा होता है, उसके बाद बड़ा कौन होता है? उसके बाद होता है पीएम। और इससे भी बड़ा एक और होता है, राष्ट्रपति होता है, एक और होता है राष्ट्रपति होता है। यानी इन सब में देखें तो सबसे छोटा कौन होता है? उपमंत्री। उसके बाद स्वतंत्र अधीनस्थ यानी राज्य अधीनस्थ मंत्री, उसके बाद राज्य स्वतंत्र प्रभार, उसके बाद कैबिनेट, उसके बाद पीएम साहब, उसके बाद राष्ट्रपति। सबसे बड़ा कौन होगा? राष्ट्रपति साहब होंगे। उसके बाद कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। उसके बाद कौन होगा? कैबिनेट होगा। उसके बाद राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री होगा। उसके बाद राज्य अधीनस्थ मंत्री होगा। उसके बाद उपमंत्री होगा। सबसे छोटा कौन होता है? उपमंत्री होता है। उपमंत्री के कार्य सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जो भी कार्य हो रहे हैं उनको सीखते चलो, कुछ और काम नहीं होता है। हालांकि जो राज्य मंत्री यही सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है, कैबिनेट स्तर के मंत्री तो अपना सारा प्रमुख कार्य देख रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय स्तर का जो मंत्रालय कार्य होता है राज्य मंत्री देखते हैं, और उन्हीं सबसे कौन सीखता है? उपमंत्री सीखते हैं, ठीक है। ये था मंत्रिपरिषद का आकार। उम्मीद करता हूं समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया। जो भी डाउट है उनको पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, आपको खुला मिलेगा कमेंट सेक्शन, ठीक है, आपको खुला मिलेगा। चलिए उसके साथ एक और छोटी सी और चीज जानते हैं, एक वर्ड होता है आंतरिक किचन। ये आंतरिक किचन क्या होता है? ये भी बहुत ज्यादा ये भी जो आंतरिक किचन है, ये वर्ड बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। आंतरिक किचन, ये वर्ड जो है किचन, ये वर्ड बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। आंतरिक किचन क्या है? देखो आंतरिक किचन का मतलब यही है कि जो मंत्रिमंडल होता है, मैंने बताया ही है कि मंत्रिमंडल में कितने लोग होते हैं? 15 से 20 लोग। इन्हीं को किस में शामिल कर दिया जाता है? आंतरिक किचन में। और इसी को क्या कहते हैं? आंतरिक किचन। यानी कि जो प्रधानमंत्री के बहुत ही क्लोज, प्रधानमंत्री के बहुत ही क्लोज 6-7 लोग जो रहते हैं उन्हें कहते हैं आंतरिक किचन। हो सकता है मंत्रिमंडल से भी कम संख्या, मान लो 10 ही हो जाए, ये 6 से 7 ही रहे, 8 हो जाए, मतलब 10 हो जाए, 6-7 रहे, जो भी रहे, ठीक है। ये आंतरिक किचन। आंतरिक किचन का मतलब यही है जो मंत्रिमंडल है उसमें से भी कुछ लोगों को उठाकर अपने स्पेशल पगल में रखना। कौन रखता है? पीएम साहब रखते हैं। जैसे अपने वर्तमान समय में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्रालय, 2-4 ऐसे लोग हैं जो पीएम साहब एकदम पास में इस समय, वही क्या कहलाते हैं? आंतरिक किचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंतरिक किचन कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं? आंतरिक किचन कहलाते हैं।
तो यही सारी चीजें हैं। आंतरिक किचन का मतलब समझ में आया कि जो मंत्रिमंडल है उनमें से भी, मंत्रिमंडल में कितने लोग होते हैं, 15 से 20 लोग, उनमें से भी सबसे क्लोज लोगों को, जो मंत्री, जो पीएम साहब के एकदम पास में है, उनको ही शामिल करना ही क्या कहलाता है, मंत्री आंतरिक किचन कहलाता है। क्या कहलाता है, आंतरिक किचन कहलाता है। और इन्हीं 5 6 7 से लोगों के बीच में पूरी देश की व्यवस्थाएं घूमती रहती है। ठीक है, तो यही था आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा। अगर प्लीज अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।